Namaskar everyone. Welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and Divine Blessings to you all. मैंने आप सबसे कहा था कि कुछ एंसेस्ट्रल बैगेज वाले सेशन आपके लिए बनाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एंसेस्ट्रल बैगेज होता है कैसे-कैसे काम करता है, नीचे तक कैसे काम करता है। एंसेस्ट्रल बैगेज मतलब हमारा जो फैमिली ट्री होता है पूरा, जनरेशंस का, हमारी पीढ़ियों में जो पितृदोष होता है, वो क्या होता है? कैसे काम करता है? आपको समझ में आएगा। और आपके भी लाइफ में हो सकता है कि पीछे की पीढ़ी में कुछ गड़बड़ हुई हो, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी जिसका खामियाज़ा सभी लोग भुगतते जा रहे हैं। पूरे-पूरे नीचे-नीचे की चेन खराब हो जाती हैं। देखो, एक तो मेरा वीडियो आपने देखा होगा पहला वाला, जो पहले पड़ा हुआ है एक। उसमें मैंने बताया था कि पितृदोष 2 तरह के होते हैं। एक तो पितृदोष वो होता है जिसमें कि हमारे जो पितृ हैं, जो अभी ज़िंदा नहीं हैं, वो मुक्त नहीं हुए हैं, उसकी वजह से पितृदोष हो रहा है। एक पितृदोष वो होता है, किसी तरह का किसी जनरेशन में कहीं तो कुछ गड़बड़ किसी पितृ ने की है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नीचे तक की जनरेशन पर प्रभाव आ रहा है। अब वो मुक्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो अलग बात है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग ये फैमिली बैगेज वाला, ये एंसेस्ट्रल बैगेज वाली थेरेपी लेते हैं, 90% केस में वो जो पितृ जिसने गड़बड़ की है कहीं पर, वो ही रीबर्थ लेकर आते हैं, वो ही जन्म लेकर आते हैं और फिर इसको ठीक करते हैं कि हमने जो गलत कर दिया है वो ठीक कर लें। ये थेरेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है ये। मैं करवाती भी बहुत अच्छा हूँ, ये बात भी है। तो 10% जो होते हैं, वो ऐसी सोल्स होती हैं जो हेल्प के लिए आती हैं, जन्म लेकर उस फैमिली में आती हैं और फिर ये जो ऊपर गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनको ठीक करती है। उनका अपना कुछ और हिसाब-किताब होता है, उनको बोला गया होता है उस तरह का कि यहाँ पर तुम्हें तुम्हें ही निकालना है ना? तो 10% कुछ सोल्स ऐसी होती हैं। अब मैं थोड़ा-सा और समझाती हूँ, फिर मैं कुछ केसेज़ आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें पता चल पाती हैं। एक तो फैमिली ट्री क्या होता है? जनरेशन वाइज़ हमारा जो पूर्वज हैं पूरे, एक तो हमारी जनरेशन हो गई, एक हमारे बच्चों की हो गई, है ना? फिर हमारे से ऊपर पेरेंट्स की जनरेशन हो गई, फिर और ऊपर की हो गई, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर की जनरेशन, मतलब पीढ़ियाँ, है ना? तो ये सारी पीढ़ियाँ जितनी भी हैं, सारी ही सोल्स जिसमें हैं, वो ठीक होनी चाहिए बिल्कुल, और ठीक ही होंगी, साफ होंगी, बहुत अच्छी होंगी। अब इसमें क्या होता है कि कहीं-कहीं पर किसी पितृ से कुछ गड़बड़ हो जाती है। चाहे भूल हुई हो, चाहे उन्होंने जानबूझकर काम किए हों। आपने भी अपने पुराने लोगों से सुन रखा होगा कि हाँ, वो तो ऐसे थे, वो तो ये करते थे, उन्होंने तो खूब अ, लूटा है लोगों को, या उन्होंने तो बहुत मारते थे। उस तरह के, जैसे जो ज़मींदार के ख़ानदान के लोग होते हैं, उन्होंने सुन रखे होते हैं कि हमारे तो बाबा जो थे वो चाबुक मार-मार के वो लेते थे, लोगों से लगान वसूलते थे। इस तरह की चीज़ें हैं ना, हमने कितनी सारी सुन रखी होती हैं फैमिली के बारे में। तो इन लोगों के कर्मों की वजह से अब क्या होता है, हर जनरेशन में नीचे की जितनी भी जनरेशन होगी, उसमें प्रभाव आता जाता है उनके कर्मों का। ये कहलाता है कलेक्टिव कर्मा, है ना? कि जो उसने किया है उसका नीचे तक असर आ रहा है, और जितना-जितना नीचे आते जाते हैं उतना ही वो और ज़्यादा वर्स्ट होता चला जाता है। इस तरह से ये बैगेज एक बोझा होता है जो कि फैमिली के सारे ही लोग, उस खानदान के सारे ही लोग बेचारे कैरी करते हैं, जो कि पूजा-पाठ से ठीक नहीं होता है। जैसा कि मैंने देखा है, कितनी भी पूजा-पाठ कर लो, नहीं होगा ठीक। क्योंकि पता तो है ही नहीं ना, आप पूजा-पाठ किस लिए कर रहे हो? क्योंकि मुक्त हो जाएँ वो। अब वो अगर उसने कुछ कर्म कर रखा है, तो वो कर्म ऐसे मुक्त नहीं होगा, पूजा-पाठ करने से नहीं होगा।
सोल मुक्त हो जाती हैं, हो सकती हैं, है ना? अगर अच्छी पूजा-पाठ की है, तो सोल मुक्त हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई सोल ये भी देखा है फैमिली ट्री में कि अगर कोई सोल इतनी ज़्यादा मतलब गुस्से में है ना, तो वो उन पूजा-पाठों से भी नहीं होती है, मुक्त नहीं हो पाती हैं वो सोल्स, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो परेशान ही करती है ना? तांत्रिकों के बंधन में भी नहीं आती है। गलत तरीके हैं ये तो ख़ैर एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने बताया कि कोई एक ऐसी जगह है, कोई मंदिर है जहाँ पर कि अगर जाकर पूजा कुछ कर दी जाए पितरों के लिए, तो जितने भी पितर होते हैं वो वहाँ पर जैसे चिपक जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आ पाते, है ना? तो इनको एक तरह से देखो मुक्ति तो मिल गई पितरों से, लेकिन वो बैगेज नहीं ठीक कर पाएँगे। वो बैगेज, वो बोझा तो इनके ऊपर रहेगा फिर भी। और ये भी देखो मेरे ख़्याल से ये भी तरीका ठीक तो नहीं है। एक तो वो सोल्स किसी वजह से परेशान थीं, इसीलिए तो मुक्त नहीं हो पा रही थीं, है ना? तरीका ये था कि बात करके उनसे समझ के उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता। अब वो वहाँ चिपक तो गईं उस जगह पर, लेकिन वहाँ से भी तो और ज़्यादा गुस्से में बद्दुआ देती रहेंगी। ये भी मेरे ख़्याल से गलत हुआ। ख़ैर, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से ये थेरेपीज़ में किस-किस तरह से निकलता है। एक तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 7, 8, 10 पीढ़ी के बारे में पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है थेरेपी के लिए। लोगों को तो अब आजकल ज़्यादा तो नॉलेज होती नहीं है अपने खानदान के बारे में, थोड़ा बहुत पता होता है। तो देखो सारी चीज़ें पीछे की निकल कर आ जाती हैं, सब दिखाई देता है। जो कर्म है, कर्म को आप कहीं से भी छुपा नहीं सकते हो, नहीं छुप सकते, है ना? सब कुछ निकल कर आता है, सब दिखाई देता है कि किसने क्या कर रखा है पीछे से। तो एक मैम का जो बच्चा था, एक क्लाइंट के केस के बारे में बता रही हूँ। बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन आइडिया लग जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा कि यहाँ से भी परेशानियाँ आती हैं। शायद हमें इस पर काम करना है। देखो क्या था तो इनका मैम का बच्चा ऑटिस्टिक है, वो बोल नहीं पाता है। तो एक तो इनके बच्चे के लिए भी बच्चा है तो इसकी कोई पास्ट लाइफ थेरेपी तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इनकी मदर को मतलब मैम को ही मैंने सरोगेट सेशन कराया। मदर को अपने बच्चे की लाइफ दिखाई। तो उस पास्ट लाइफ का वीडियो बनाकर एक अलग से बनाऊँगी कि वो किस वजह से ऑटिस्टिक पैदा हुआ था। यहाँ पर एंसेस्ट्रल बैगेज का बता रही हूँ कि एंसेस्ट्रल बैगेज की वजह से भी उस बच्चे पर कितना इन्फ्लुएंस आ रहा था। पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, इसीलिए इस तरह की फैमिली में, इस तरह के खानदान में आते हैं, क्योंकि हमारे अपने पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, है ना? इसीलिए उस कलेक्टिव कर्मा में भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। एक बात तो ये क्लैरिटी ज़रूर रखना कि आप कोई बेचारे नहीं हो, जो किसी वजह से ये सब करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं है। तो जब इनके फैमिली ट्री पर काम किया, एंसेस्ट्रल ट्री पर काम किया, तो इन्होंने ऐसा देखा कि इनके 5वीं छठी जनरेशन जो थी, यहाँ से और ऊपर की पीढ़ी में इनके जो पूर्वज थे, एक तो उनको लड़कियाँ पसंद नहीं थीं, उनको वंश बढ़ाना था, लड़के ही चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनके बच्चे की जो लड़की हुई, इनके तो अपने लड़के थे, इनके लड़के की जो बेटी हुई, इन्होंने उससे कहकर 2-4 दिन में ही गला घोट के मरवा दिया, पहली जो बच्ची हुई। गलत काम किया एक तो ये और क्योंकि इन्होंने उस गला किसने घोटा? पिता ने, जो पूर्वज की बात कर रही हूँ मैं, उनके बेटे ने, अपनी ही बच्ची का प्रेशर में आके गला घोट दिया। तो उनके हाथ भी जो थे ना काले देखे मैम ने, कि इनके हाथों में काले हो रहे हैं। जैसे-जैसे हम डिगिंग करते हैं तो पता लगती है कि इनके हाथ काले क्यों हो रहे हैं, ये उस तरह से डिटेल वाला सेशन होता है ये काफ़ी। और वो जो थे, जो पूर्वज थे, हस्बैंड वाइफ दोनों पूरे काले हुए पड़े थे। पूरा काला चारों तरफ इनके घेरा था एनर्जी का। उन्होंने मतलब लालच था मन में कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत ऊँचा बनना है।
और लड़कों का वंश चाहिए, पावर चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एक तांत्रिक से मिले और अपने इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए पूजा कराई उस तांत्रिक से। और उस पूजा में एक बच्चे की बलि दी। बच्चा भी कोई बहुत छोटा नहीं था, 7-8 साल का बच्चा था, है ना? और वो बच्चा कहीं से चुरा के लाए थे, बलि देने के लिए। तो जब वो बलि दे रहे थे तो वो बाँध-बूँध के तो रखा ही था बच्चे को। उस समय वो बच्चा जो था ना, वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुँह बाँध के रखा हुआ था, लेकिन समझ सब कुछ रहा था। प्रेशर अंदर वो गले में उसके, अंदर उसकी बॉडी में प्रेशर, उसके दिमाग में प्रेशर वो क्रिएट हो रहा था। फिर उस बच्चे की बलि दे दी। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि क्या किया है। क्योंकि जो जिनका बच्चा चुरा के लाए थे, उनको ये लगा कि बच्चा कहीं खो गया और पता ही नहीं लगा उस बच्चे का। उन्हें नहीं पता कि हमारे बच्चे की तो बलि दे दी है। ये भी इस थेरेपी में ही देखा है। और भी जो इनके पूर्वज थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब क्रूअल जैसे से थे। कोई अगर बच्चा माँगने आया तो उसको मार-पीट के निकाल देते थे। बहुत अच्छी आदत के नहीं थे। अब क्या हुआ, इसके बाद से इनके अपने जो बच्चे थे, एक बच्चे ने तो अपनी बच्ची का गला दबा के मार दिया वो 3-4 दिन में ही, है ना? इनके 3 बच्चे थे, तो 3 में से 2 के बच्चे तो हुए ही नहीं। मिसकैरेज होके हो गया, खत्म। 2 बच्चों के तो बच्चे हुए ही नहीं, उनका वंश चला ही नहीं आगे। 1 के हुए बच्चे, उसमें से पहली बच्ची हुई, उसको गला घोंट के मार दिया, फिर उसके बाद भी उनके 3-4 बच्चे मर गए। उसके बाद जाके कुछ इन्होंने कुछ पूजा-वूजा सी की, उसके बाद इनके बच्चे जो हैं सर्वाइव किए हैं। समझे? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग में मैप बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अब जिनके बच्चे सर्वाइव करने लग गए, उनके भी सुखी नहीं थे बच्चे। एक तो जो प्रॉस्पेरिटी थी वो ठीक-ठाक ही थी, जितना कमा रहे हैं उतना खा भी रहे हैं, तो ठीक-ठाक है। कर्म उनके सबके ठीक हैं, उनकी जो लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। जहाँ शादियाँ हुई हैं, वहाँ भी मतलब ऐसा है कि हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ ही रही थी। इस तरह से शादियाँ हुई हैं। हालाँकि पुरानी बात हो गई, अब तो वो चले भी गए दुनिया से वो सब, लेकिन लेकिन सही नहीं थी, उनकी लाइफ़ सुखी नहीं थी। उसका इन्फ्लुएंस इनके हस्बैंड पे भी आ रहा था और इनके बेटे पर भी आ रहा था। तो देखो अब यहाँ पर, जब हमने वो ऊपर से उस चीज़ को रिज़ॉल्व कराया, तब जाके वो नीचे जो इनका बेटा था, उसकी एनर्जी साफ़ हुई। और सिर्फ उसी की एनर्जी साफ नहीं हो गई, वहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा फैमिली ट्री जो था, पूरा एंसेस्ट्रल ट्री जो था, वो सब क्लीन हो गया, सारी सोल्स ठीक हो गईं। और जो बच्चे मर-मरा भी गए थे, वो सब हो गया था, उनकी भी हमने सब मुक्ति कराई, है ना? तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब इनका ठीक हुआ है। एक और केस बताती हूँ आपको। एक क्लाइंट थे, उनकी मैरिड लाइफ उनके जो उनके फैमिली ट्री था ना, उसमें ऐसा उन्होंने देखा है पैटर्न कि मैरिड लाइफ एक तो किसी की भी ठीक नहीं है और ब्लैक मैजिक आपस में कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहे, ये तो बेचारे खुद ही विक्टिम बने पड़े हैं। लेकिन फैमिली में बहुत मतलब गड़बड़ियाँ हैं, जो एंसेस्ट्रल पूरा ट्री है उसमें। तो इनका जब हम एंसेस्ट्रल बैगेज थेरेपी करा रहे थे, तो इन्होंने ऐसा देखा कि पीछे की पीढ़ी में इनके परदादा के भी जो पिताजी थे वो महाअय्याश थे। वर्ड इतना काफ़ी है समझने के लिए कि क्या-क्या करते होंगे। इनके जो नीचे की जनरेशन में इनके बच्चे हुए वो भी अय्याश ही निकले इनके। दोनों ने ही अपनी-अपनी जनरेशन में बहुत कांड किए और फीमेल्स के बहुत कर्स भी खाए, बद्दुआएँ बहुत ली हैं इन्होंने, लोगों के साथ गलत किए। अब उससे क्या हुआ कि एक तो इनकी फैमिली में जो जनरेशन है उसमें अनटाइमली डेथ हो रही हैं। मैरिड लाइफ सबकी खराब है, रिश्ते खराब हैं, एक दूसरे से जेलसी कर रहे हैं।
तो जब थेरेपी की तो रूट कॉज़ तो वहीं से ही निकला, जो महाअय्याश थे। उन्होंने एक फीमेल को धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से उसने पूरे ही खानदान पर कर्ज़ कर दिया कि कोई भी अ, स्त्री सुखी नहीं रहेगी तुम्हारे खानदान में। और वो जिसने कर्ज़ किया था, वो खुद भी उसी खानदान में आ गई है, शादी करके, वो सोल, और ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो भी खतरनाक ब्लैक मैजिक। तो जब पीछे से चीज़ों को ठीक कराया, तब जाके वो नीचे तक जो इन्फ्लुएंस था, वो जो प्रभाव आ रहा था, वो तब जाके वो ठीक हुआ। और अच्छा खासा लंबा सेशन था। बहुत बहुत ही गड़बड़ियाँ थी इनकी फैमिली ट्री में, तो बहुत ही गड़बड़ियाँ थी। एक और केस आपको बताती हूँ, इनके भी फैमिली ट्री में, एंसेस्ट्रल ट्री में बहुत गड़बड़ियाँ थीं। इन्होंने ऐसा देखा, पहले बताती हूँ कि क्या मुश्किलें थीं। एक तो शादियाँ नहीं हो रही थीं लड़कियों की इनके, और बड़ी मुश्किल से पूजा-पाठ करके तब किसी की शादी होती थी। और इनकी बहन की फिर भी नहीं कर रही थी, या वजह चाहे जो हो, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। और किसी की लाइफ सुखी नहीं थी, प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, अपने भी परेशान ही चल रहे थे। तो जब इनको दिखाया तो कुछ-कुछ चीज़ें पता थी। इनके दादा ने 4 शादियाँ की थी। बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए 4 शादियाँ की थी। तो इन्होंने पीछे ऐसा देखा कि एक तो इनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी, मतलब और पीछे की, वहाँ पर वो कहीं जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, ठीक-ठाक परिवार था, और उतनी पीढ़ी में तो वो वैसा-सा विलेज वाला सा वो पूरा माहौल होता था, सिंपल से लोग होते थे। वो कहीं जा रहे थे और वहाँ पर अ, किसी पेड़ के नीचे रुके, और उस पेड़ पर कोई मृत आत्मा रहती थी। वहाँ पे खाना बनाया इन्होंने, चूल्हा भी जलाया लकड़ियाँ इकट्ठी करके, है ना? तो वो जो थी, किसी ने मना भी किया था कि वहाँ मत करो, वहाँ का मत करना। ये माने नहीं कि हम नहीं मानते हैं, वहीं से उसी पेड़ से टहनियाँ तोड़ ली और करके इन्होंने अपना खा पी के पिकनिक बना के वो आगे चले गए। वो मृत आत्मा तब से एक तो इनके साथ लग गई, और वो अभी तक भी नीचे की जनरेशन में चलती चली आ रही है। वो थी अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी उसकी, और किसी ने मर्डर कर दिया था उसका। तो इनके खानदान में आ गई, और अब क्या करती थी, जो अनमैरिड लड़कियां होती थी, उन पर ये अपना बैठ जाती थी, कब्जा कर लेती थी, उनके शरीर में जगह बना लेती थी, उनकी शादियां नहीं होने देती थी। जैसे तैसे पूजा पाठ कर कर आके उनकी शादियां अगर हो भी गई, तो वो और नीचे की जनरेशन में आ जाती थी, किसी और को पकड़ लेती थी। तो ऐसा करते करते वो लगातार जंप कर रही थी जनरेशन वाइज। एक चीज तो ये पकड़ में आई इनके। दूसरा, इन्होंने ऐसा देखा, उसके बाद की जनरेशन में एक बेटी थी घर की, उसकी शादी कर दी थी। शादी जहाँ पर कि ससुराल में लोग अच्छे नहीं थे, बहुत टॉर्चर करते थे उसको, बहुत मारते-पीटते थे। वो कई बार घर वापस भी आ गई कि मैं वहाँ नहीं रहूँगी, उसको समझा-बुझा के वहाँ पे भेज दिया कि नहीं वहीं रहना है, तुम्हारी शादी हो गई है तो, जैसे पुराने ज़माने में होता ही था। फिर अपने इनके मायके में भी भाइयों की बीवियाँ आ गईं, तो वो नहीं पसंद कर रही थी कि वहाँ से वो अपना घर छोड़-छाड़ के यहाँ आ जाए। उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो वो जो है, जब वहाँ पर ससुराल में बहुत ही बुरी हालत हो गई, तो जब मरने की ऐसी उसमें आ गई, वो यहाँ पर फिर वो अपने मायके आ गई। ठीक है? इन्हीं की ही जनरेशन की वो लड़की थी, बेटी थी। तो यहाँ पर आकर उसकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसके मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गई। तो कहीं भी चली जाती थी, एक दिन अचानक उसके किसी ट्रक-व्रक के नीचे आके कुचल के वो मर गई। तो उसका भी श्राप पूरे उसमें लग रहा था। और एक वाइफ़ कहीं से आई थी शादी करके, तो वो जल के मर गई थी, और उसको बड़ा परेशान किया था जनरेशन में। जल के मर गई थी, उसने मरते-मरते श्राप दिया था, और इसने श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल का कोई भी सुखी नहीं रहेगा।
और मुक्त नहीं हो पाई थी, वो वहीं उसी घर में ही वो रह गई। तो इनके जब जो लोग जनरेशन में थे उन्हें पता लगा, तो वो उन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया हालाँकि, लेकिन वो अभी तक भी उसी घर में बेचारी उतने सालों, इतने सैकड़ों सालों से अभी भी उसी घर में ये आत्मा वहीं थी, परेशान थी अभी भी। वो तो जब इनका ये थेरेपी कराया है तब जाके उसकी मुक्ति कराई है। फिर इनके जो दादा रहे, उन्होंने भी 4 शादियाँ की, है ना? सुखी तो थे नहीं, बच्चे हो नहीं रहे थे कर के। अब इनका भी नेचर थोड़ा कड़ा था, तो ये भी अपनी वाइफ़ को ज़्यादा सुखी रखते ही नहीं थे, परवाह नहीं करते थे। अब जो इनकी वाइफ़्स मरी, वो भी बद्दुआएँ से ही देकर मरी। दादा के जो भाई थे एक, वो थोड़े-से अय्याश जैसे से थे। अ, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे। तो उन्होंने अपने कांड कर रखे थे, मतलब ये भी एक परेशानी थी, जिसकी वजह से वो फैमिली में वो एक इस तरह का सा एनर्जी नीचे आ रही थी कि किसी की अगर देखो कोई और फीमेल को, तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें वो वहाँ पर कुछ-कुछ एनर्जीज़ आ रही थी नीचे तक। तो इस वजह से इनके जो एंसेस्ट्रल पूरा ट्री था वो खराब हो रहा था। हालाँकि इनके जो पीछे की जनरेशन थी, परदादा की जनरेशन जो थी, वो बहुत-बहुत सुपर रिच थी, सुपर रिच। और इन तक आते-आते मतलब दादा भी इनके ठीक थे, परदादा तो बहुत ही बढ़िया थे। बहुत घर रहे, बहुत चीज़ें रही। इनके दादा से चीज़ें जो हैं खराब होने शुरू हो गईं। और पहले तो इतने ढेर मकान किराए पर भी देते थे। वो वहाँ पर अगर उनके पास पैसे नहीं हैं खाली कराने के, तो उनको सिर्फ़ घर से बाहर निकाल देते थे। और मकान तो उन्हीं का ही है, दादा का ही है ना? लेकिन उनको बाहर निकाल देते थे, सामान-वामान कुछ नहीं देते थे, हड़प लेते थे वो, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और भी उनके मतलब ऐसे कर्म रहे जिसकी वज़ह से खराब कर्म थे, जिससे कि वो भी बहुत सारी बददुआएँ ये लिए हुए बैठे थे, है ना? तो फिर इनको पूरे ट्री को क्लीन कराया, सब कुछ ठीक कराया, तब जाके वो एनर्जीज़ हल्की हुई इनके साथ। तो ये एंसेस्ट्रल बैगेज की तो बहुत सारी थेरेपीज़ मैंने कर रखी हैं। आप लोग कमेंट अगर करेंगे तो और भी मैं डाल दूँगी, जिससे आपको काफ़ी कुछ इनसाइट अपने लिए मिल सकता है ना? अ अ, ऐसा भी देखा है कि किसी पीढ़ी में ब्लैक मैजिक कर रहे थे, अपनी ही कुल देवी-देवता को बाँध दिया, उनसे अपने हिसाब से काम कराए। तो अब वो एक तो कुल देवी का भी नीचे तक प्रकोप आ रहा है पूरे उसमें, और जो ब्लैक मैजिक कर रहा था उसकी भी नेगेटिविटी नीचे आ रही है। बड़े ही खतरनाक-खतरनाक से ऊपर काम हुए हैं, ऐसी थेरेपीज़ कर के ऐसी चीज़ों को ठीक कराया है सबका। तब जाके उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हल्की हुई हैं नीचे तक की। थेरेपीज़ बहुत ही अच्छी थेरेपीज़ हैं, और समझ में भी आएगा आपको, रियल केसेस हैं। बस शॉर्ट में बताया है मैंने, कुछ इधर का उधर नहीं किया गया है। शॉर्ट में बताया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, कोई भी समझ सकता है कि अरे ये तो हो सकता है कि हमारी घर की हो या उसकी हो। क्यों अननेसेसरीली प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना है? और भी बना दूँगी, आप कहेंगे तो। बढ़िया काम करती हैं। बहुत तेज़ी से एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है। ठीक है? तो मेरा ये कहना रहेगा कि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लोगों को पता लगेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ से भी ऐसे भी पितृदोष होते हैं, जिनको क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्लीन करना ज़रूरी होता है, पूजा-पाठ से ये नहीं होगा। हीलिंग से भी नहीं हो पाता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें कहाँ हीलिंग से ठीक होंगी? नहीं हो सकती हैं। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, चैनल पर जुड़े रहिए, अपने लिए कुछ-कुछ प्रैक्टिसेस करते रहिए। बहुत अच्छी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, आगे भी बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।